So, good morning again. It's a beautiful sunrise. और इसी सनराइज के साथ वीडियो नंबर 9 की शुरुआत करते हैं. So here we are. Words alone ain't enough. और let me take out all those slips which are remaining. तो अब ये 12 पर्चियाँ बची हैं गिन चुन के. जो छटनी हमने कल कर दी थी उसके बाद अब बची हैं 12. और 12 में से हमें 4 वीडियोस बनाने हैं. 9, 10, 11, 12. ठीक है. तो अपना वही प्रोपोर्शन अभी भी चालू है. सो लेट्स होप आज कुछ कंस्ट्रक्टिव वीडियो बन जाए जो आपके काम आ सकें और आपको बता सकें कि कैसे ये किताब यूज़फुल है हर मायने से. वोकैब हो, ग्रामर हो, केडेंस एंड फ्लुएंसी हो. एक्चुअली जो मेरी एक्सरसाइज, जो मेरा स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जो मैं फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ, जो राइम करने की कोशिश करता हूँ, वो इसलिए किया है ताकि वोकैबुलरी पे और उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जा सके. समझ रहे हैं? जैसे कोई भी, मैं अभी एक स्टैंजा उठाता हूँ. जैसे इन द हार्ट ऑफ अ वास्ट इंडियन ग्रासलैंड देयर लिव्ड एन ओल्ड लायन नेम्ड स्कार, once known far and wide as formidable king with an enviable repertoire. समझ रहे हो? स्कार रेpertoire. तो रेpertoire ये तो मुझे पता नहीं कितने सालों तक मैंने तो पहली बार वर्ड देखा ही नहीं था. और जब मैंने पहली बार देखा था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ता था, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया तो जब बहुत पढ़ चुके थे न्यूज़पेपर क्विंटलों से, तब टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ गए थे ताकि उसमें कुछ इमेजेस वगैरह देख सकें, थोड़ा मन को बहलाना सीख सकें. राइट. इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत न्यूज़पेपर पढ़े हैं. मेरे ख्याल से 100 क्विंटल के आसपास न्यूज़पेपर पढ़े होंगे 10 साल की तैयारी में. समझ रहे हो? 10 साल. 2 पंचवर्षीय योजनाएं लगा दी इस तैयारी में, तब जाके ये रेpertoire तैयार हुआ है ना. तो मैं क्या पढ़ता था पहले? REPERTOIRE. रेpertoire होना चाहिए, लेकिन ये रेpertoire है. ये कौन बताएगा? उस समय तो भाई इंटरनेट का ज़माना नहीं था. जब हम शुरू करते थे, हम 2-3 महीने में एक आध दिन जाते थे, जब कोचिंग वाले बोलते थे कि जाओ थोड़ा सा कुछ आंसर्स पे रिसर्च करके आओ. तो हम कैफ़े जाते थे. कैफ़े में बैठ के 100-150 रुपया खर्च करके एक आध घंटा, जब भी 2-3 घंटा जितना भी बैठते थे, पैसा बहुत लगता था और कैफ़े जाना पड़ता था. तो कोई एक्सेस नहीं थी. स्कूल कॉलेज छूटने के बाद एक आपका सर्कल ऐसा ना होने के कारण शायद इसमें दिक्कत हुई. बिकॉज़ एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है ना. आप किताबों में शब्द तो देख लेते हैं, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करना है वो नहीं मालूम पड़ता. उसके लिए फिर आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. जैसे मैंने बनाया, इंग्लिश मूवीज़ मैंने प्रेफर करी, और वर्ड्स तो मैं लिखता रहता था. कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, अरे तुम ये अपनी कॉपी में दूसरी डिक्शनरी क्यों बना रहे हो भाई, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड की इतनी मोटी. वो मेरे पापा ने मुझे सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज में दिलाई थी. मैं मूवी देखने गया था, धूम करके आई थी एक पिक्चर. तो पापा का फ़ोन आया कि यार कोई डिक्शनरी बेचने वाला आया है, डिक्शनरी के साथ कुछ एनसाइक्लोपीडिया टाइप की गिफ्ट कर रहा है. मैंने कहा ले लो पापा. तब मेरे पास ऑक्सफोर्ड की थेसॉरस आई थी. 2004 की बात है ये. समझ रहे हो? उसके पहले डिक्शनरी का ध्यान नहीं देता था मैं. तो मुद्दा ये है कि जो मैंने स्टाइल ऑफ राइटिंग जो इसमें प्रेफर करी है पूरी बुक में थ्रू आउट, it is just to make sure that pronunciation and vocab gets better, to focus and force over those words. जहाँ पे end होता सेंटेंस वो important words हैं generally, not everywhere, generally, majority of the times. All right. So on this note, let's start. वाओ, सूर्यदेव आ चुके हैं. So this is gonna be the video number 9. और हाँ, इसमें एक पर्ची पेज नंबर 1 की भी डली हुई है अभी भी, जिस पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जब वीडियो शुरू किए थे वो 1 नंबर आया था, तो उसकी इज्जत रखने के लिए मैंने उसको इसमें रखा है. ठीक है. सो पेज नंबर 29.
ओके, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 हमने नहीं किया क्या? तो पेज नंबर 29 पे है इडियम्स, ठीक है। ये कौन सी स्टोरी के इडियम्स हैं? ये स्टोरी नंबर 4, द ग्रेटेस्ट बिट्रेयल इज सेल्फ सैबोटेज। अब तो आपको स्टोरीज के टाइटल्स बिल्कुल रट गए होंगे ना, सो मेनी टाइम्स दे आर गेटिंग रिपीटेड। सो इडियम्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? मैंने 5 इडियम्स निकाले हैं जो स्टोरी में मैंने यूज़ किए हैं। पहला है डिगिंग वंस ओन ग्रेव, ये मैंने बता चुका हूँ यार, ये हो चुका है। कॉजिंग वंस ओन डाउनफॉल, खुद की कब्र खोदना मतलब कॉजिंग वंस ओन डाउनफॉल। सेकेंड इज शूटिंग आवरसेल्व्स इन द फुट, इसका मतलब है मेकिंग अ मिस्टेक दैट हार्म्स वन सेल्फ, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने के काम को बोलते हैं खुद के पैर में, मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना, सीधी बात। तीसरा मैंने यूज़ किया कॉल इट क्विट्स, टू स्टॉप और गिव अप। देखो ये चौथी स्टोरी जो है सेल्फ सैबोटेज वाली, इसके बाद जो कन्वर्सेशन होता है बिटवीन द रेड शैडो एंड ग्रे ग्लूम, उसमें ये सारे इडियम्स यूज़ हुए हैं मेजरली, ठीक है। तो अगर वो पेज अपना खुलता है जब नेक्स्ट वाली पर्ची खुलते हैं तो फिर मज़ा आएगा। पेज नंबर 25 है वो, ओके। अ स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या मतलब स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट का स्पार्क, चिंगारी लगा देना। अ स्मॉल एक्ट दैट ट्रिगर्स अ मच बिगर फाइट, अ स्मॉल एक्ट दैट ट्रिगर कर देना एक बिगर फाइट को। और ऑल हेल विल ब्रेक लूज, ये हम पढ़ चुके हैं। chaotic सिचुएशन विल अराइज, इसका ओरिजिन मैंने बताया था, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में से निकाला गया। सो दिस पेज, दिस 29 थिंग, इसको हटा देना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन चलो ठीक है। एनीवेज, हाँ दिस इज हियर, 29 का काम हो गया। 29 गो अवे नाउ, ओके। पेज नंबर 6, excuse me, I am recovering, even though slowly, but I am recovering. ये जुकाम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Oh my God, this is very important page, पेज नंबर 6, जहाँ से बिटवीन द लाइंस की शुरुआत हुई है टचवुड, ये वहाँ हमको लेके आया है। पहली स्टोरी का जो बिटवीन द लाइंस है वो सारे बिटवीन द लाइंस से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी नुआंसेस मैंने यूज़ की हैं, उनका थोड़ा उनका डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने यहाँ, कि एडाज, प्रोवर्ब, मैक्सिम, इडियम्स, इनके डेफिनेशंस दी हैं कि कैसे काम करते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शंस, ओरिजिन्स, देयर टोन एंड टेनर क्या होता है, की ट्रेड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स इन जनरल क्या होते हैं प्रोवर्ब के, मतलब इन चारों चीज़ों के, प्रोवर्ब, एडाजेस, मैक्सिम्स एंड इडियम्स के, और एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी साथ में कैसे आगे मिलती रहेंगी आपको। तो पूरा टेबल इसमें तैयार किया हुआ है पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, तो ये पूरा टेबल है। दिस इज़ द टेबल जो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। तो एक बार ये जनरल एक्सरसाइज शुरुआत में होने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ व्हाट दीज थिंग्स आर एक्चुअली, ओके। थोड़ा सा ये थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है बेसिकली, जो पहले स्टोरी का बिटवीन द लाइन्स का सेक्शन है, इट इज़ द डिटेल्ड वर्जन ऑफ एवरीथिंग। सो कमिंग बैक टू पेज नंबर 6, जो रूल है वो क्या है? क्या रूल है रिटन अनरिटन में? द साइलेंट साइंस, द साइलेंट साइंस, जो पंक्चुएशंस होते हैं, ये उसकी बात है। पंक्चुएशंस, साइंस, जैसे क्या? फुल स्टॉप, कॉमा, कोलोन, कोलोन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, सो दीज आर द साइलेंट साइंस। तो मैंने क्या टेक लिया है इस पे देखना, ध्यान से सुनना। अ क्वेश्चन मार्क बेंड्स इन डीप कंटेम्पलेशन, अ क्वेश्चन मार्क बेंड्स इन डीप कंटेम्पलेशन, पॉजिंग मिड थॉट इन कीन एक्सपेक्टेशन। उसकी एक्सपेक्टेशन होती है क्वेश्चन मार्क की कुछ, राइट? A question mark bends in deep contemplation, pausing mid-thought in keen expectation. The exclamation bursts forth in delight, echoing loudly in joy or in fright.
echoing loudly in joy or in fright. खुशी में भी और डर में भी, exclamation mark. A comma breathes where the pace must slow, guiding the rhythm where pauses should go. The colon stands with a promise to share, unveiling the truth with moments to spare. थोड़ा रुकते हैं, कुछ शेयर करना होता है तो कोलोन यूज़ करते हैं, 2 डॉट्स. A semicolon caught in between links what is close yet still unseen. The hyphen unites what time sets apart, binding the words with seamless art. Okay. And at the end, the full stop stays, marking the close of wandering ways. Each tiny mark, though silent, plays a voice in the dance of the writer's phrase. So this is the take on silent signs. ठीक है, पेज नंबर 6 पे ही फिगर ऑफ स्पीच जो हमारी आई है, जो इस स्टोरी में फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करें वो भी डाला है. और इन जनरल मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि आखिर फिगर्स ऑफ स्पीच जो अलंकार हैं, जो रिटोरिकल डिवाइस है, वो होता क्या है बेसिकली. ओके, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेज वो पेज है जहाँ से बेसिकली बिटवीन द लाइंस का इंट्रोडक्शन हो रहा है. गेटिंग इट? सो why do we often resort to different figures of speech to convey the same simple message? Maybe to add a little dash of variety, we often delve into the depths and nuances of a foreign language. English तो foreign language है ना भाई अपने लिए. We are Indians, right? So आखिर इतना क्या इम्पोर्टेंट है भाई जो हमें अलंकार की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों बेसिक इंग्लिश हम यूज़ नहीं करते हैं? भाई बेसिक इंग्लिश से भी काम हो जाता है, लेकिन कई मायनों में थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंचना अच्छी बात है, यू नो, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ गेटिंग एडवांस्ड, सो वी हैव टू कीप अप विद द वर्ल्ड. सो इसलिए हमें सीखना पड़ेगा. सो फिर से बोल रहा हूँ मैं, वाई डू वी ऑफन रिसॉर्ट टू डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच टू कन्वे द सेम सिंपल मैसेज? Maybe to add a little dash of variety, we often delve into the depths and nuances of a foreign language. Language is indeed a medium of communication, but with verbal opulence, one can paint a vivid picture in readers' minds. This art of persuasion, this is basically an art of persuasion, which is indeed the essence of eloquence, one of the most effective tools devised by the mankind. Communication बहुत important है, समझ लो इस बात को. इसलिए हमें सीखना पड़ेगा. अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, समझे? सो लाइक कैसे? जैसे नीदर टू स्लो नॉर टू प्रोफाउंड, लाइक सैली सेल्स सीशेल्स बाय द सी शोर. एलिट्रेशन इज यूज्ड बाय रिपीटिंग द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स जस्ट टू ऐड अ डिलीशियस रिदमिक फ्लो. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एलिट्रेशन से शुरू किया. मैंने बताया था फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने ए से लेकर जेड तक यूज़ करें, तो एलिट्रेशन से अनुप्रास अलंकार जो होता है, यहाँ से मैंने शुरुआत करी है. एलिट्रेशन, ए, तो पहला ये आया. तो अपनी स्टोरी में क्या क्या यूज़ किए हैं मैंने वो बताता हूँ. पहला एग्जाम्पल है फ्रेटफुल फर्वेंट फिगर. आप स्टोरी जब पढ़ोगे ना, एक पिता रहता है बिग टाइकून. यार स्टोरी का इंट्रोडक्शन में देना नहीं चाहता, तो वहाँ उसके कंटेक्स्ट में मैंने यूज़ किया उसको डिस्क्राइब करते हुए. फ्रेटफुल फर्वेंट फिगर, समझे? These are all adjectives defining the person who is entering the room. यहाँ पे क्या मतलब हुआ? तीनों को मैंने F से क्यों बोला है? Because repetition of F enhances urgency and emotional tension. दूसरा मैंने यूज़ किया है the shrewd sagacious sire sensed the chilling calm. The shrewd sagacious sire sensed the chilling calm. So here also the tightly packed S sounds sharpens the scene. Sharpens the scene. The shrewd, sagacious sire sensed the chilling calm like this. तीसरा मैंने यूज़ किया है the modest motley of merchandise या goods. Merchandise मतलब goods. The modest motley of merchandise. ये यूज़ किया है. The consonant sound M is repeated here. Last one यहाँ यूज़ किया मैंने abandoned the battered bullock behind. Battered bullock behind. एक बैल जो था ना, वो बेचारा थका हारा बिल्कुल टूटा फूटा अवस्था में उसको छोड़ दिया गया.
abandoned the battered bullock behind. तो B word जो है, the consonant sound B is repeated over here. So this is alliteration. ये figure of speech हमने यहाँ कर ली और आपने देख लिया कि rhetorical effect क्या होता है. Why do we often resort to different figures of speech to convey the same simple message? Maybe to add a little dash of variety, we often delve into the depths and nuances of a foreign language. Language is indeed the medium of communication, but with verbal opulence, one can paint a vivid picture in readers' minds. This art of persuasion is indeed the essence of eloquence, one of the most effective tools devised by the mankind. So this is the way it goes, dears. So we are done with page number 6 as well. यहाँ से शुरुआत होती है. Okay, it's a beautiful morning. All right. Cheers for the next video. Cheers till the next video. Okay.